पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एस्पिरेंट्स, आप सभी का इस डिस्कशन में, टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में स्वागत है। लेट अस बिगिन। डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 19. Select the most appropriate synonym of the following words. Uncanny, शब्द अनकैनी का अर्थ होता है रहस्यमय। अनप्रोटेक्टेड का अर्थ है जो सुरक्षित नहीं है। मिस्टीरियस का अर्थ है रहस्यमय। एक्सपोज का अर्थ है अनारक्षित, जिसका सुरक्षा कवर हटा दिया गया है। प्लेन का अर्थ है अस्पष्ट। आंसर चॉइस बी करेक्ट आंसर चॉइस है। मिस्टीरियस रहस्यमय, अनकैनी का अर्थ है रहस्यमय, मिस्टीरियस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. रेजुवेनेट का अर्थ है पुनः किसी को युवा बना देना, जीवंत बना देना, तरोताज़ा कर देना। रीसेट का अर्थ है पुनः आरंभ करना। रिक्रिएट का अर्थ है, एक अर्थ है दोबारा निर्माण करना और दूसरा अर्थ है मनोरंजन करना। रीटेक पुनः ग्रहण करना और रिफ्रेश तरोताज़ा करना। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। रेजुवेनेट मीन्स refresh. Next one, resplendent, वह वस्तु या वो चीज़ जो ब्राइट हो, चमकीली हो, बहुत शानदार हो, जिसे हम मैग्निफिसेंट कहते हैं। मैग्निफिसेंट। Astonished means आश्चर्यचकित। Enthusiastic means उत्साहित। Exuberant means अति प्रसन्न, उल्लसित। A is the correct answer choice. Resplendent का अर्थ होगा मैग्निफिसेंट, का सिनोनिम होगा, क्लोसेस्ट सिनोनिम होगा मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट, आइसोलेट, अलग थलग करना। किसी व्यक्ति को अलग थलग कर दिया जाए, किसी रोगी को अन्य रोगियों से अलग थलग कर दिया जाता है अगर संक्रमण फैलने का खतरा है। आइसोलेट का अर्थ होता है अलग थलग करना, चाहे वो अस्पताल में हो या समाज में हो या कहीं हो। आइसोलेट। आइए सिनोनिम्स को देखते हैं। सबसे पहला है कंबाइन, जिसका अर्थ है मिलाना। डिटैच, अलग करना, किसी व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर देते हैं। कनेक्ट, संपर्क स्थापित करना। अटैच, जोड़ देना। आइसोलेट का से क्लोसेस्ट मीनिंग जो है इन ऑप्शंस में बी का है। बी करेक्ट आंसर चॉइस है। आइसोलेट मीन्स डिटैच। नेक्स्ट वन, डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 20 to 23.
Select the most appropriate antonyms of the following words. The first one is stalwart. Stalwart वह व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र में जिसका उत्कृष्ट प्रदर्शन है, उस क्षेत्र में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसे स्टालवर्ट कहते हैं। आइए देखते हैं। फर्म का अर्थ होता है कड़ा, कठोर। कावर्डली का अर्थ होता है डरपोक। स्टाउट का अर्थ होता है शक्तिशाली, मजबूत, भारी। रोबस्ट का अर्थ भी होता है मजबूत, जबरदस्त। एंटोनिम के रूप में किसी प्रकार से कावर्डली को स्टालवर्ट का एंटोनिम कहा जा सकता है। स्टालवर्ट का एंटोनिम कावर्डली हो सकता है। नेक्स्ट, एब्यूलिएंट वह व्यक्ति जो बहुत ही प्रसन्नचित्त हो, उत्साहित हो, उल्लसित हो, एब्यूलिएंट है। इसका एंटोनिम खोजना है आपको। केयर फ्री का अर्थ है चिंता मुक्त। केयर फ्री का अर्थ है चिंता मुक्त। डिजेक्टेड का अर्थ है निराश। डिजेक्टेड का अर्थ है निराश। बुओयंट का अर्थ है जोशीला। और रॉगिश का अर्थ है गुंडे जैसा। शब्द डिजेक्टेड एब्यूलिएंट का एंटोनिम हो सकता है। अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस है, डिजेक्टेड। अब लुक एट द नेक्स्ट वन। वियर्ड का अर्थ होता है स्ट्रेंज, विचित्र। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइड, चौड़ा, कोई संबंध नहीं रखता है। अपरेंट, अस्पष्ट, कोई संबंध नहीं रखता है। और नॉर्मल, सामान्य। वियर्ड का अर्थ है असामान्य और नॉर्मल का अर्थ है सामान्य। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, एस्केलेट। एस्केलेट का अर्थ होता है गति बढ़ा देना, गति तेज करना। आइए विकल्पों को देखते हैं। ऑप्शन 1, अटैक, आक्रमण करना। किसी भी प्रकार से एस्केलेट का विपरीतार्थक नहीं है, अपोजिट वर्ड नहीं है। प्रिटेंड, बहाना करना। इन नो वे, किसी भी प्रकार से प्रिटेंड एंटोनिम नहीं है एस्केलेट का। प्लंज मीन्स डूब जाना, नीचे जाना। जब तापमान नीचे जाता है तो कहते हैं प्लंज या प्लमेट कहते हैं। या जब कोई पानी में कूद जाए, डाइव करता है, उसे भी प्लंज कहते हैं। अंधेरे में डूब जाए, उसे भी प्लंज कहते हैं। यानी नीचे की ओर जाना, ऊपर की ओर नहीं जाना, गति बढ़ना नहीं, गति। एम्प्लॉय मीन्स काम देना, काम पे लगाना। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, प्लंज। नेक्स्ट वन, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences. Cakewalk, 24th. Idiom, the idiom is cakewalk. एक ऐसा कार्य जो बहुत सरल हो, उसे केक वॉक कहते हैं। बहुत इजी हो, वेरी इजी टू डू, इसे कहते हैं समथिंग ईजी। समथिंग टेस्टी का अर्थ है जो कोई चीज़ जो स्वादिष्ट हो। समथिंग स्वीट, कोई चीज़ मीठी हो। समथिंग इंजॉयबल, कोई चीज़ आनंददायक हो। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। केक वॉक मीन्स समथिंग ईजी। नेक्स्ट वन, निप इन द बड। किसी कठिनाई को, किसी समस्या को
आरंभ में ही दबा देना, आरंभ में ही कुचल देना के सेंस में इसका यूज होता है। निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, आरंभ में ही बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। टू कट द बर्ड्स, कलियों को काटना। नो, टू डिस्ट्रॉय लेट, देर से बर्बाद करना। टू फ्लरिश इनटू फ्लावर, फूल के रूप में, फूल बनना, कली से फूल बनना। ए, डिस्ट्रॉय अर्ली, आरंभ में ही बर्बाद कर देना, कुचल देना, नष्ट कर देना। आंसर चॉइस है। नेक्स्ट, नो स्प्रिंग चिकन, इडियम है नो स्प्रिंग चिकन। वह व्यक्ति जो अब जवान नहीं रहा, वह चीज जो अब नई नहीं रही, पुरानी हो गई। A person who is no longer young is the meaning of this idiom, no spring chicken. A person who is no longer young, a person who is courageous, वह व्यक्ति जो हिम्मत वाला है। A person who steals, जो चोरी करता है। A person who lies, वो जो झूठ बोलता है। A, C और D मेल नहीं खाता है। इसका अर्थ है वह व्यक्ति, सॉरी, ए, बी और डी मेल नहीं खाता है। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, ऑन टेंटर हुक्स, वह जो बेचैन है, घबराया हुआ है, तनाव में है, उसे ऑन टेंटर हुक्स कहते हैं। वेरी एंग्री नहीं होगा, वेरी हैप्पी नहीं होगा, वेरी सैड नहीं होगा, वेरी टेंस, बहुत तनाव में। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, सुलेख जिसे कहते हैं, सुंदर लिखावट जो है, इसे कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी है रहस्यमय चीजों का अध्ययन जो होता है, लेखों का जो अध्ययन होता है। कैलीग्राफी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, ए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र और मस्तिष्क का जो अध्ययन है, इसे न्यूरो साइंस कहते हैं। नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय रोग को। A is the correct answer choice, neuroscience. Next one, substance used for killing troublesome small animals like insects, mice. चूहे इत्यादि को मारने का, कीटाणु चूहे इत्यादि को मारने की जो दवा है, का जो रसायन है, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड कहते हैं। होमिसाइड का अर्थ होता है किसी मानव की हत्या। इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या। फंजीसाइड फंगस की हत्या, फंगस का नष्ट करना, को नष्ट करना। पेस्टिसाइड कीटनाशक को कहते हैं। डी करेक्ट आंसर चॉइस है। गुड इवनिंग एस्पिरेंट। आज पहला जो टेस्ट सीरीज हुई उसका 15 क्वेश्चन वो डिस्कस आज हम करवाने के लिए यहां आए। ये जो 15 क्वेश्चन है ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिया गया है। प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज उसका डिस्कशन हम करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी डिस्क
कौन सी डिस्क फेल हो गई है, यह पता करने के लिए सिंगल पैरिटी डिस्क निर्भर रहती है, सिंगल पैरिटी डिस्क निर्भर रहती है डिस्क कंट्रोलर पर। इस सिंगल पैरिटी डिस्क का उपयोग निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। एक चीज समझिए, रेड लेवल में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4, ठीक है। जैसे उसमें 4 और 3, पहले 2 और 5 को समझिए। 2 क्या है, ये कैन नॉट यूज अ डेडिकेटेड, देखिए 2 जो होता है और 5 ये डेडिकेटेड, 2 और 5 डज नॉट डिपेंड यस ऑन अ सिंगल पैरिटी डिस्क। 5 है जो डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगल पैरिटी डिस्क। तो 5 तो यहां होने की संभावना गलत है। अब 2 क्यों नहीं होगा, तो ये डेडिकेटेड सिंगल 2 क्यों नहीं होगा, ये डेडिकेटेड सिंगल पैरिटी डिस्क को सपोर्ट नहीं करता है। डू नॉट यहां पे क्या है, डू नॉट यूज अ डेडिकेटेड, डू नॉट यूज अ डेडिकेटेड सिंगल। अब देखिए चांसेस आपका क्या है, ना 2 होगा ना 5 होगा, 3 और 4 की संभावना है, 3 और 4 की संभावना, क्योंकि ये हमारा डेडिकेटेड या पैरिटी डिस्क का यूज करता है, यानी कि यूज अ डेडिकेटेड पैरिटी डिस्क। कौन, आपका दोनों 3 और 4। पर हम क्यों, ज्यादा संभावना है क्या कि हम लें रेड लेवल 4, क्योंकि हायर अगर देखा जाए तो उसी को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो वहां पे हम लोग 4 पे नहीं जाएंगे, 3 पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे रेड लेवल 4 पे। 3 भी है पर आपका ऑप्शन में नन नहीं दिखा रहा है या बोथ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। नन भी अगर होता ना तो वैसा स्थिति में हम 4 ही लगाते, ठीक है। अगर आपका 4 नहीं रहता तो वहां पे हम लगाते 3 पे, ठीक है। अब कंडीशन को, पर हमको एक ही चुनना है तो हम प्राथमिकता देंगे रेड लेवल 4 को ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी ओएस की वह कौन सी विशेषता है जिसकी सहायता से एक ही कंप्यूटर के बारे में यहां जिक्र हो रहा है, जो विभिन्न संस्थानों में स्थित अनेक उपभोक्ताओं के कार्य का संपादन करता है। पहला है मल्टी प्रोसेसिंग, जहां मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है मोर देन वन प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब हो गया, मोर देन वन प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया। जैसे कि आप कह सकते हैं इसको कि यहां पे मल्टीपल सीपीयू प्रोसेसर्स का यूज हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मल्टीपल प्रोग्राम स्टे इन यस मेमोरी। मल्टीपल प्रोग्राम्स स्टे इन मेमोरी, ये भी नहीं होगा मेरा। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक सीपीयू में आप एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, पर यहां पे प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ना, तो ये भी नहीं होगा। टाइम शेयरिंग क्या होता है,
टाइम शेयरिंग एक तरह से आपका मेनी यूजर्स है और हर इस मेनी यूजर्स में हर एक यूजर को एक टाइम अलॉट करना। इट मींस दैट मेनी यूजर्स शेयर्स वन कंप्यूटर, यानी कि मेनी यूजर्स जब शेयर करेगा, मेनी यूजर्स विल शेयर वन कंप्यूटर टुगेदर, साइमल्टेनियस मींस टुगेदर। तो वैसा स्थिति में कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम शेयरिंग का, यानी कि वही सीपीयू सबको एक अलॉट किया जाएगा टाइम और उसी के अनुसार से उनका जो कार्य होगा उसका निष्पादन होने लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी टाइम शेयरिंग। सो यहां पे ना ही मल्टी प्रोसेसिंग होगा, ना ही मल्टी प्रोग्रामिंग, ना ही मल्टी टास्किंग, आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टू टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, टू टायर आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया, क्लाइंट और सर्वर। तो टू टायर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है, असत्य बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है, कौन सा कथन असत्य है, नॉट। एसक्यूएल स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस पे है ना। किसी क्लाइंट पर एसक्यूएल की प्रोसेसिंग हो सकती है, तो यानी कि यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। बिजनेस लॉजिक की अधिकतर प्रोसेसिंग क्लाइंट पे नहीं होती है, सर्वर पे होती है। तो ये मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बिजनेस लॉजिक की प्रोसेसिंग सर्वर पर हो सकती है, एकदम सही है। तो अर्थात असत्य कौन सा हो गया, असत्य मेरा हो गया सी, असत्य मेरा हो गया सी। नेक्स्ट, वह रिलेशनल ऑपरेटर जो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, देखिए जब एट्रीब्यूट्स का बारे में हो गया तो आपका प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, से सभी मानों का उत्पन्न करता है कहलाता है। देखिए एक एक करके सर, ये जब डिफरेंस करेंगे तो जो टपल है ना, टपल एक टेबल में है और दूसरे यानी कि एक में है, टेबल 1 में है, टेबल 2 में नहीं है, तो वो कहलाता है डिफरेंस, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, ये कार्टेशियन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है क्या, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड। अब सेलेक्ट क्यों नहीं होगा, सेलेक्ट क्या करता है, रोज यानी कि टपल्स, टपल्स को ही, यानी कि सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट रोज ऑन कंडीशन। तो ये किसके लिए हमारा यूज हो गया, ये पार्ट हमारा किसके लिए हो गया, हमारा ये पार्ट हो गया किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी प्रोजेक्ट तो हो गया, ये हमारा सेलेक्ट के लिए। आप लोग सेलेक्ट क्वेरी यूज किए होंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये सब क्वेरीज आप यूज किए होंगे। तो ये सेलेक्ट जब भी होता है रोज पे होता है, प्रोजेक्ट जब भी होता है एट्रीब्यूट्स में। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स पे, तो डिफरेंस नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, सेलेक्ट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, टेबल को तोड़ते हैं ना छोटा में, ताकि डेटा रिडंडेंसी से हम बच सके। तो दैट इज, इसमें हमने पढ़ा होगा 1NF, 2NF, BCN, 3NF, BCNF, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है उसको देखिए। रिलेशनल डेटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूहों से स्मॉल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की, यही ना करते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन में। यानी कि क्या कहा, जटिल टेबल से हम क्या करते हैं, स्मॉल टेबल बनाते हैं।
डेटाबेस में विभिन्न यस एंटिटीज के बारे में बीच में के संबंधों को दर्शाने एंटिटीज के बारे में नहीं है। यह डेटा मैनेजमेंट की वह विधि है जो डेटा और उन पर क्रियाशील विधियों का संग्रहण करती है, ये भी नहीं है। एप्लीकेशन, प्रोग्राम या यूजर के समूह नहीं, हमारा एक ही है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स टेबल टू बी जस्ट ब्रोकन इनटू स्मॉल टेबल so that there will be less chance of data redundancy, जिसमें डेटा रिडंडेंसी से पूरी तरह से हम निजात पाले। तो इसी कारण से हमारा आंसर ए हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो भी कीजिए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क, पर यहां सेकेंडरी स्टोरेज पेन ड्राइव रख लीजिए, से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? इसको कहा जाता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, डाउनलोड भी नहीं, इंटरनेट से होता है डाउनलोड, स्टोरेज भी नहीं हो गया, इंस्टॉलेशन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप है अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंड्स एक यस कॉर्पोरेट डैश के उपयोग से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि लैंड्स है, ठीक है। और ये सब लैंड्स एक कॉर्पोरेट से जुड़ा, अब ये कोई नहीं, यहां पे भौगोलिक रूप क्या बोला गया है? हो सकता है ये आपका इंडिया से बाहर हो, इंडिया में भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में हो सकता है, तो उसी के संदर्भ में तो कनेक्ट किया जा सकता है। तो जब हम डिफरेंट लैंड्स सिचुएटेड इन डिफरेंट लोकेशंस एंड यू वांट टू कनेक्ट ईच अदर, ओके, देन फॉर दैट वी मस्ट गो फॉर द इंटरनेट कनेक्शन एंड देयर वी यूज व्हाट, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का। कैंप तो कैंपस के लिए हो गया, लोकल तो लोकल के लिए नहीं ना है, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट यानी डिफरेंट लोकेशन में है। तो वैसा स्थिति में तो लैन तो नहीं होगा, लैन तो एक छोटी जगह के लिए है, डैन तो इससे कोई रिलेटेड है ही नहीं है, कोई दूसरा टर्म हो गया। वैन होगा वायरलेस एरिया नेटवर्क, सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि इसका कोई छोर ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आपको कनेक्टिविटी प्रदान करती है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस, जहां पे डायल अप आ जाए तो वहां पे सोच लीजिए कि टेलीफोन कनेक्शन का यूज होता। पहले के समय में हम लोग डायल अप, जिसमें कि टेलीफोन रखना अनिवार्य होता था। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ निम्नलिखित, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है? नहीं, ब्रॉडबैंड नहीं, उस समय हम लोग यूज नहीं करते थे ब्रॉडबैंड का। या विद्यमान टेलीफोन सेवा, हाँ एकदम, टेलीफोन सेवा का हम लोग सर्विस लेते थे। या सुरक्षा के लिए राउटर तो उस समय था नहीं, तो हटाइए इसको। मॉडेम मोड बहुत तेज होता है, ये तो गलत है। ये मॉडेम के बारे में जिसमें कि हम एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, डैश का प्रयोग करते समय वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो जब भी आप वेब पेज का कोड लिखिएगा तो यूज हम लोग करते हैं HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसका यूज करते हैं? HTML का। तो HTML हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहां पे 5th जनरेशन लैंग्वेज AI के बारे में बोला जा रहा है, तो ये तो नहीं है, इसका यूज नहीं करते हैं। विनजिप है फाइल को, बड़ी फाइल को कॉम्प्रेस करना, छोटा रूप देना, ये भी नहीं है। पर्ल हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। यस, नाउ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप यही ना यूज करते हैं ना, HTML में ही हम लोग कोडिंग लिखते हैं ना, इसी से हम लोग वेब पेज को डिजाइन करते हैं, जिसका एक्सटेंशन होता है। जब वेब पेज बनाइएगा तो फाइल को जो सेव करते हैं .html से करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
नेक्स्ट, सूचना शेयर करने के लिए एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड दो या यानी कि एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सूचना गैदरिंग करने के लिए जब हम कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या मेरा बना, एक मेरा क्या बना, नेटवर्क बना। भले ये लैन हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जब शेयरिंग कर देगा तो अर्थात हमने एक नेटवर्क को बनाया। तो यहां पे आंसर हो जाएगा नेटवर्क। राउटर क्या है, दो डिसिमिलर यानी दो नेटवर्क को, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाना, ठीक है। सर्वर क्या है, सर्वर अपने आप में क्या होता है, इंफॉर्मेशन रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब भी शेयरिंग जहां पे होता है, चाहे हम कोई कंटेंट्स को सेव करना चाहते हैं या वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, सेफ हो, तो वहां पे हम लोग सर्वर का, तो सर्वर भी नहीं होगा। अब टनल क्या है, जब आप सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ देना चाहते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ देना चाहते हैं नेटवर्क में, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टनल का। तो हमारा आंसर तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर से जुड़ाव के बारे में, क्या बनाता है, तो वो बनाता है नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमको सही को पता करना है। बाइनरी नंबर से व्हाइट एक सिंगल डिजिट, बाइनरी नंबर से कोई व्हाइट ब्लैक ब्लू ये सब कोई सिग्नल नहीं होता है। बिट डिजिटल नंबर्स एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, एक समूह को नहीं, बिट अपने आप में एक सिंगल होता है, 0 और 1। 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, एकदम सही है, कहा गया है ना 8 बिट्स बाइनरी 1 इज कॉल्ड एज 1 बाइट। 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को नहीं, 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर यानी कि डिजिटल यानी 1 2 3 4 इसके बारे में, इस तरह 3 4 5 6 7 8 इसके बारे में जी ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्ड यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करने के लिए क्या करता है, यानी कि हम आपको सेवा देना है, सर्विस देना है, तो उससे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड क्यों मांगा जाता है, आपको चेक करने के लिए ना कि आप उस नेटवर्क का पार्ट हैं कि नहीं, ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, डैश चेक किया जाता है। वेबसाइट चेक नहीं करते हैं, ना ही नेटवर्क, ना ही बैकअप, क्या करते हैं, हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। मेरा यूजर और पासवर्ड सर्वर में मैच कर रहा है कि नहीं, अगर मैच कर रहा है तो आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी, नहीं तो वहां पे आपका सर्विस डिनाई हो जाएगा। तो इसी कारण से आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। वेब एक सॉफ्टवेयर है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, चाहे नेटस्कैफे, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा वेब ब्राउजर है ना, जिसके माध्यम से हम वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो वही पूछ रहा है ना, जिससे आप वेब में नेविगेट यानी कि कहीं पे आप जा सकते हैं। तो सर्वर तो नहीं है, वेब सर्वर तो अपने आप में पावरफुल है, वो अपने रिसोर्सेज रहता है, तो वो कहां विजिट करेगा, वो आपको सर्विस देगा। ब्राउजर है, प्रोग्राम तो नहीं है, प्रोग्राम जब हम यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। कनेक्शन क्या है, कहीं दो कनेक्टिविटी के लिए हमको कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो वहां पे कनेक्शन, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप किसी वेबसाइट से कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं और उसका रिसोर्सेज, उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसरों के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है। देखिए,
इसके लिए दो है। पहला क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एक है सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यही दो प्रोसेसर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है ना, AMD HP क्या है, ये हमारा कंप्यूटर के बारे में बोला जा रहा है, क्या प्रोसेसर्स चाहे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि HP का आपने सुना होगा, ये मेरा HP का लैपटॉप है, ये है सिस्क हो गया, ये भी वही सिस्टम का पार्ट है, तो इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा आ गया दो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, सिस्क और इस आ गया, तो स्वाभाविक है नन ऑफ दिस मेरा आंसर नहीं लग सकता। आखिरी देखिए क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 80.11, ये हमेशा याद कर लीजिए, ये जब भी होगा किसके लिए होगा, वायरलेस के लिए होगा। किसके लिए होगा, वायरलेस के लिए। तो किस नेटवर्क का पता चलता है, कोएक्सियल तो हमारा केबल के द्वारा है ना, तो वायरलेस तो हो ही नहीं सकता है। फाइबर ऑप्टिक भी मेरा केबल के माध्यम से है। अब कॉपर तो मेटल है, इसके बारे में जिक्र नहीं करना है, वो भी हमारा इंफॉर्मेशन जो भी प्राप्त आप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है, वो एक माध्यम है। यहां पे हमारा क्या बोल रहा है, 80, ये हमारा बोल रहा है 802.11 किस तरह का है, किस तरह का नेटवर्क है, ये हमारा वायरलेस है। और देखिए ये वायरलेस कौन सा है, वायरलेस लैन है, यही है मेरा क्या 802.11 है। आई होप ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। और हम आपके सामने एक छोटा, देखो प्रश्न कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, एग्जाम का लेवल तय करता है कि प्रश्न कैसा है। और जल्दी बन गया और आपसे गलतियां नहीं हुई तो समझ लेना कि प्रश्न क्या है, बढ़िया है। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे 3/4, और बाबू ध्यान देना, एकदम बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है, आपको डिस्कशन इतना बढ़िया मिल जाएगा कि आपको फिर दोबारा किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3/4 प्लस 8/9 है बाबू, इस दोनों का ले लो एलसीएम, 9 4 का एलसीएम होता है 36, 4 से कटेगा 9 बार में 9 तिया हो जाएगा 27, प्लस 9 चौका 36, 8 चौका 32, यहां हो जाएगा 7 2 9 3 2 5, यानी 59/36, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है। और ये आपका आंसर हो गया 59/36। तो देखो ये 91 नंबर प्रश्न था जिसका आंसर आपने देखा सी नंबर। हालांकि बोर्ड मास का रूल आप सबको पता ही है कि बोर्ड मास में पहले देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। देखो प्यारे, बोर्ड मास में मेरे भाई सबसे पहले बाबू ब्रैकेट होता है 3 टाइप का, फिर ऑफ मतलब होता है का, डी मतलब होता है डिवाइड। अच्छा एक बात बताएं, का मतलब गुना, गुना मतलब जल्दी गुना, ठीक ना। ए मतलब मल्टीप्लाई, और ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब बाबू अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे सवालों को बनाना हो तो आप राइट साइड से सॉल्व करोगे, मतलब ऐसे रखो ना तो राइट साइड इधर से सॉल्व करना। तो देखना बाबू, रूट 144 का वैल्यू क्या है, 12 है, और प्लस यहां क्या हो गया 52। देखो फिर रूट चढ़ गया, मैंने रूट 144 को क्या लिखा 12, और 12 52 64, ये कितना हो गया आपका रूट 64 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो यहां पे रूट अंडर 248 में बाबू जोड़ोगे 8 को तो रूट अंडर हो जाएगा 8 8 16, 4 1 5 2 256, और ये जो होता है ये 16 का स्क्वायर रूट होगा। क्योंकि देखो ना भाई, 16 गुणे 16 को 16 लिखोगे तो 2 को 16 के बदला 1 को 16, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखो सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मैं इस सवाल को यहां पे लिख लेता हूं। तो 1/3 प्लस 1/3 गुणे बाबू 1/3 हुआ, और बटा में 1/3 प्लस 1/3 का 1/3, और माइनस 1/9 का सरलीकृत मान, यानी बाबू बोर्ड मास हम यहां पे लिखेंगे। बोर्ड मास का मतलब हो गया कि पहले आप ब्रैकेट देखो, सबसे बड़ा वाला फिर उससे छोटा सबसे छोटा,
O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई और A मतलब एडिशन मतलब जोड़ और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करिएगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 आप प्लस 1 बटे कितना हो गया बाबू 9, और देखो 1/3 आप प्लस देखो 1 बटे क्या हो गया 9 हो गया। एकदम ध्यान से देखना है, माइनस 1 बटा क्या हो गया 9। अब देखो आपको करना क्या है, मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि आपको गुना बहुत जल्दी कर देना है। तो आप देख सकते हो यहां पे प्यारे 3 9 का एलसीएम, हालांकि ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों यहां से कटेगा तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे मल्टीप्लाई है, तो 1 गुणा 1 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 1/3 प्लस में हो गया, यहाँ 1/3 प्लस 1/3 और का मतलब फिर गुना कर लोगे फटाफट और -1/9 हुआ। यहां से जब सॉल्व करिएगा दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, आप इसको क्या कर सकते हो गुना कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना सबको। देखो जैसे कि आपने यहां पे देखा कि सर ये का मतलब होता है गुना, तो आप पहले यहां पे गुना का साइन दोगे तो फिर भी तो 1/3 1/3 1/9 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को, कितना हो जाएगा 1/9। अगर आपने थोड़ा सा मैं समझाता हूं, यहां पे अगर कर दिया तो आपने कहा कि सर ये 2/3 में कर देता और गुना 1 बटा क्या हो जाता 1/3 कर देता, तो 2 बटा क्या हो जाता 9 हो जाता। और यहां से जैसे मैंने इसे सॉल्व किया तो वहां से देखो 3 1 4/9, ठीक है, और गुना ये 9 बटा क्या हो जाता 2 हो जाता। तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, सबसे पहले आप छोटे छोटे पार्ट को तोड़ोगे, यानी कि 1/9 पहले इसे तुम गुना ही कर लोगे, ठीक ना, ये नहीं कि इसको जोड़ोगे फिर गुना करोगे, चूंकि अभी हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, का मतलब इसको तुरंत गुना करेंगे, ठीक है। 1 + 3 + 1/3 का 1/3 मतलब इसके 1/3 में हम 1/3 को जोड़ेंगे, ये सब कट जाएगा, तो 1 में से 1/9 जाएगा तो घट करके आना चाहिए क्या आपका 8/9 आना चाहिए, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है, बट इसका आंसर होगा 8/9। कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलो इसमें मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप ऑप्शंस को लेके नहीं चलोगे, ये 8/9 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहां देखो कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और 5 किलोमीटर जैसे वो चलेगा तो आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो उसको 5 किलोमीटर जाने में, तो बाबू 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तब 5 किलोमीटर जाने में वो ले लेगा 30 मिनट। कितना ले लेगा 30 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और वो विश्राम अगर 5 किलोमीटर की दूरी में वो 4 बार करेगा, यानी कि 4 × 5 मिनट, यानी कि टोटल बाबू 30 और 20 50 मिनट उसको समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर कहां है बाबू बी में है, ठीक है। आओ 95 में आ जाना भाई, ध्यान देना, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि 6% प्रति वर्ष की दर 5000 पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज क्या हुआ। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100, और देखो यहां पे देखो मूलधन बाबू कितना है 5000 है और रेट कितना है 6 है, और टाइम देखोगे तो 146 दिन को अगर तुम चेंज करोगे किसमें ईयर में, तो 146/365, यानी 146/365 और बटा में क्या हो गया 100, 0 से 0 कट गया। यहां ध्यान देना बहुत बारीकी से, 5 से 10 बार में, और 5 से काटोगे 5 × 30, 5 × 7 35, एक सेकेंड, 5 × 7 35 और 5 × 3 15, 73 से 2 बार में, 6 दूनी 12 दहाक 120 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देखो ये समय है बाबू, ये क्या है समय है, ठीक है, क्या है बाबू, तो बिल्कुल समय है, ठीक है। आ जाना 96 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद से
मतलब कि जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो DFB जो दिया हुआ है, ये GHC प्रपोर्शन LNG जे दिया हुआ है, रेशियो यहां पे दिया है। देखो यहां ध्यान देना सब लोग, यहां पे देखो DEFG मतलब +2 जोड़ा गया है, FGH मतलब कि +2 जोड़ा गया है। फिर आपका BC, तो देखो B के बाद C यानी +1 जोड़ा गया है। देखो D का होता है 4, यहां 3 जोड़ा गया है, सॉरी 2 नहीं 3 जोड़ा गया है, यहां 3 यहां 2 यहां 1। मतलब कि देखो कभी बहुत लोगों को ये चीज लगता है सर ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, एनालॉगी के क्वेश्चन में D के बाद D का पोजीशन 4 होता है, G का 7 होता है, तो इसमें 3 जोड़ा है मैंने, इसमें 2 है, इसमें 1 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ दो। तो देखो L जो होता है ना वो 12 होता है, 12 में 3 जोड़ो 15 किसका होगा, O का हो जाएगा। इसमें भी तुम क्या करो 2 जोड़ो, तो N होता है 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16 किसका, P का, और इसमें जोड़ दो 1, IJ फिर K यानी OPK कहां पे दिखा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर इसका हुआ। ठीक है, आना भाई कह रहा है कि सभी, देखो ये जो सवाल है ना सेलुलिज्म का है, सभी लाल सफेद हैं। देखो सारे के सारे जो लाल है ना, वो सभी के सभी लाल को अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो सभी के सभी लाल क्या है, सफेद हैं, और सभी सफेद क्या है, काले हैं। सारे के सारे सफेद क्या है बाबू, तो काले हैं। कह रहा है कि कुछ सफेद लाल है, सुनो कुछ सफेद लाल बिल्कुल आपका क्या है, सही है, और कुछ काले लाल हैं, कुछ काले लाल हैं, ये भी आपका सही है। कुछ लाल काले नहीं है, देखो कुछ लाल काले नहीं है, तो हाँ ये भी आपका क्या है, ये आप कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन इतना तो फिक्स है कि 2 आपका क्या है, सही है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकते हैं, बट ये आपका नहीं हो पाएगा। चौथा सभी काले सफेद हैं, ये भी नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ आंसर होगा केवल 1 और 2 क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक ना, 1 और 2 क्या करता है बाबू, अनुसरण करता है। आइए अगले सवाल की तरफ हम आते हैं और देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सुनो ना, भाई बहन का रिलेशन बताना होगा ना तो कोमा से बताना। बी का भाई कौन है, ए है। देखो बी का भाई कौन है, ए है। देखो बी का भाई अगर ए है तब बी का भाई ए है, तो ए भाई है तो प्लस कर दो। सी की बहन बी है, सी की बहन बी है तो ये माइनस हो जाएगा, लड़की के लिए माइनस और लड़का के लिए प्लस। एम सी की माँ है, सी की माँ कौन है, एम है, और एम ऊपर माइनस। ठीक है ना, सी की माँ है कौन, एम, जिसकी बेटी ई है। सुनो ना, एम की बेटी ई है, मतलब कि ई जो है लड़की हो जाएगी, तो ए बी सी सब की बहन लगेगी ये। अब कह रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, देखो जिसमें से लगा है ना उसका रिलेशन नहीं बताते हैं, ए का रिलेशन बताएंगे। ए क्या लगेगा, तो ऑप्शन में देखोगे तो चचेरे भाई बहन, ये कुछ भी आपका जो लग रहा है, तो यहां पे ध्यान देना सब लोग, पहले बारीकी से समझना कि बी का भाई कौन है, ए है, ध्यान से देखना, और सी की बहन कौन है, बी है। ठीक है, और एम जो है ना वो सी की माँ है, और बोला कि जिसकी बेटी ई है, एम जो है ना वो सी की माँ है, लेकिन जिसकी बेटी ई है, यहां पे ई चली आएगी। ठीक ना, ई चली जाएगी यहां पे। तो अब बोलो कि इसकी बेटी ई हो जाएगी, तो इसके क्या कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे। हालांकि मैंने आपको बोला है ना कि बाबू जिसमें से लगा है ना उसका रिलेशन आपको नहीं बताना है, ए क्या लगेगा, तो इसके अंकल जी लगेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंकल। देखो चचेरे भाई बहन भी लिखा हुआ है, तो बहुत लोग बहन भी आंसर कर देता है, नहीं, यहां पे अंकल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सेव, आम और फल। देखो सेव और आम दोनों क्या फल है, तो देखो सेव और आम जो है ना दोनों फल के अंतर्गत आता है, और ऐसा फिगर कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां ध्यान देना, 8 मित्र अनूप, गीता, अनिल, कृति, नाइला, काजल, पिंटू और विनोद एक वृत्ताकार मेज पर केंद्राभिमुख करके बैठे हुए हैं। देखो जैसे सवाल पढ़े ना हम बनाना शुरू कर दिए। एक आपका गोलाकार क्या है, मेज है, इसमें देखो 8 हुए तो बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
अब देखो अनिल का स्थान नाइला के दाईं ओर से तीसरा है। देखो कहीं से भी बना सकते हो। अनिल का स्थान जो है ना नाइला के दाईं ओर से, मान लो ये नाइला यहां हम कर दिए, तो नाइला के दाहिने तरफ जैसे हमारा मुंह उधर चला गया, पहला दूसरा तीसरा हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि तीसरा, और कृति के बाईं ओर से दूसरा है। अब बोलिए अनिल के बारे में ही बोला है कि नाइला के दाईं ओर से तीसरा और कृति के बाईं ओर से दूसरा है। तो कृति के बाईं ओर से दूसरा मतलब इससे पहला और दूसरा कौन है? अनिल है। नाइला और अनूप के बीच में एक ही कोई बैठा हुआ है। नाइला और अनूप के बीच में, नाइला और अनूप के बीच में देखो ये जो मैंने बनाया है ना, ये अनिल था। ठीक है, ये क्या था? अनिल था। एक अनूप भी है, तो ये नाइला है। नाइला और क्या बोला आपसे? अनूप के बीच में एक ही बैठे हैं, तो अनूप अगर यहां कर सकते हैं, अनूप को यहां कर सकते हैं, तभी इस बीच में एक ठो बैठेगा। लेकिन आगे क्लियर कर लेंगे कि गीता अनूप के बगल में बैठी हुई है। गीता को अगर अनूप के बगल में हम बैठाते हैं तो यहां पे तो गीता नहीं बैठ जाएगी, गीता यहां बैठ सकती है और गीता यहां भी बैठ सकती है। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। काजल अनिल के साथ नहीं बैठी है। अच्छा, काजल अनिल के साथ नहीं बैठी है तो काजल को यहां पे आपने देखा है ना कि आप यहां पे काजल को नहीं रख सकते हैं। आगे देखते हैं, विनोद कृति के बगल में नहीं बैठा हुआ है। विनोद जो है ना वो कृति के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहां सबसे आसान क्या है कि इस दोनों का तो फिक्स हो गया है। अब जो नहीं बैठा है उसको खोजिए। तो इसमें बोला है कि गीता अनूप के बगल में बैठी हुई है, तो गीता जो है अनूप के बगल में बैठी हुई है, तो गीता अनूप के बगल में, तो अनूप और गीता दोनों एक साथ आएगा। तो वही मैंने आपको बोला कि अनूप और गीता ऐसे आ सकता था, अनूप गीता ऐसे आ सकता था। लेकिन इससे ऑप्शन टकरा रहा है तो हम उसको देखेंगे जो दो जगह नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या बोला आप लोगों से कि काजल अनिल के साथ नहीं बैठी है। काजल जो है अनिल के साथ नहीं बैठी है। अच्छा, ये कौन है? पूरा का पूरा नाम लिखना होगा, पता है, क्योंकि सबका अलग अलग दिया हुआ है। चलो एक बार लिख भी लेते हैं। अनिल का स्थान नाइला के दाईं ओर, देखो ये नाइला है, नाइला हो गया, ठीक ना। नाइला के दाईं ओर से तीसरा है, इसके दाहिने तरफ से तीसरा, और कृति के, ठीक है, बाईं ओर से दूसरा है। देखो इसको कृति लिखना होगा क्योंकि सबका एक एक वर्ड मिल जा रहा है। अब बोला कि नाइला और अनूप के बीच में एक ही कोई बैठा हुआ है, नाइला और अनूप के बीच में। तो देखो यहां ठीक है, हमें दो जगह नाइला, एक सेकेंड, नाइला और अनूप के बीच में कोई एक आदमी आएगा। ठीक है, गीता अनूप के बगल में बैठी हुई है। गीता जो है ना अनूप के बगल में बैठी हुई है, तो यहां पे आप गीता को रख सकते हो। इधर गीता नहीं जाएगी क्योंकि दोनों तरफ आपका फूल है जगह। अब बोला है कि आप लोगों से काजल अनिल के साथ नहीं बैठी हुई है, यानी कि काजल यहां पे नहीं बैठेगी अनिल के साथ, ना ये काजल यहां बैठेगी ना काजल यहां बैठेगी, तो काजल यहां बैठेगी। ठीक है, अब बोला कि विनोद कृति के बगल में नहीं बैठी हुई है। विनोद जो है ना वो कृति के बगल में नहीं बैठी हुई है, तो विनोद कहां बैठेगा? विनोद कृति के बगल नहीं, तो विनोद यहां बैठेगा। यही चीज आपको सोच सीखना है। अब तीन चीज आपको लिखना है जिसमें आपने बहुत अच्छे से देखा कि नाइला, अनूप और बीच में क्या है? गीता। तो यहाँ अनूप हो जाएगा, यहाँ गीता हो जाएगा। अब बचा एक जगह, आदमी 8 हो गए, 7 को सेट हो गया, तो एक बचा कौन? आपका पिंटू। कौन बचा आपका? पिंटू। अब देखो क्लियर हो गया, नहीं से पकड़ाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन मित्र का युग्म कौन सा है जिनमें पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं? पहला और दूसरा एक दूसरे के आमने सामने है। अब देखो हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। आमने सामने का मतलब कि आप बारीकी से पहले देखो, गीता और पिंटू, गीता और पिंटू, ठीक है। तो गीता और पिंटू आमने सामने तब होता जब जितना आदमी इधर होता उतना ही आदमी इधर होता, तो ये नहीं होगा। विनोद और नाइला, चलो विनोद को खोजेंगे, तब विनोद और नाइला ये तो कहीं नहीं होगा, ये तो साथे बैठल है। अनिल और नाइला, देखो अनिल है और नाइला है, ठीक है, अनिल और नाइला, ठीक है। और कृति और काजल, देखो कृति और काजल, ये दोनों भी नहीं हो पाएगा। पॉसिबिलिटी यही दोनों का हो रहा है, अनिल का और एक विनोद और नाइला का। तो आप कर देना अनिल और नाइला, क्योंकि अनिल हो गया और क्या हो गया? नाइला हो गया। लेकिन एक बात और देखना, 4 गो इधर भी है, 4 गो इधर भी है, 2 गो इधर है, तब बीच वाला, लेकिन इसमें तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो ज्यादा मैक्सिमम चांस इसी का है। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें एक यही क्वेश्चन है ना डायग्राम वाला, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकते हैं, बट बैठाने में आपको दिक्कत होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो आपका मॉक टेस्ट है यहीं पे कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप पूरा वीडियो को शेयर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।